आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक पार्ट 2। हमने सेकंड सेमेस्टर बीएससी के केमिस्ट्री में हमने थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 पढ़ा था, जिनमें हमने बेसिक फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने इंटरनल एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, हमने और भी सारी हीट कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 जो था सेकेंड सेमेस्टर में, वो पूरा बेस था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जब फर्स्ट लॉ बनाया गया था थर्मोडायनेमिक के, तो उस टाइम पे जो चीज़ें कही गई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला पार्ट 1 था। लेकिन फर्स्ट लॉ में कुछ दिक्कतें आ रही थी। वही दिक्कतों के आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे केमिस्ट, फिजिसिस्ट, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक की एक ही टाइप की ब्रांच थर्मोडायनेमिक दोनों में है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक नई लॉ का इजाद किया जिनका नाम था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ के कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, उसके बाद जाके हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दिया। अब समझना ये है, सबसे पहले हमें लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ समझना है कि फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशन थी, क्या ऐसी गलतियाँ थी फर्स्ट लॉ में कि क्यों हमारा सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फर्स्ट लॉ था क्या। तो फर्स्ट लॉ कहता था, पहले तो फर्स्ट लॉ की एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी। थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन ये था कि फर्स्ट लॉ कहता था एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी को तुम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली इंटर कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर, कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब या तो तुम मास को एनर्जी कन्वर्ट कर दो, या हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, या तुम काइनेटिक एनर्जी को तुम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। वेरी वेरी तो एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, इस इक्वेशन में कोई गलती नहीं थी। ये इक्वेशन आज भी क्या है, परफेक्ट है। अगर हम आज भी हम थर्मोडायनेमिक में बात करते हैं तो इस इक्वेशन को आज भी हम परफेक्ट ही मानते हैं। बात आई थी थ्योरी की, क्योंकि जब फर्स्ट लॉ ने थ्योरी दी कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, मान लेते हैं हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। क्या एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। मान लेते हैं किसमें? वर्क एनर्जी में। सिंपल बात, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क एनर्जी में। तो थर्मोडायनेमिक का जो पहला नियम था वो ये नहीं बता रहा था कि कितनी हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगी, कब ये एनर्जी का कन्वर्जन रुक जाएगा, ये चीज नहीं बता पा रहा था कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी, पहले हम उनको समझेंगे, फिर जाके हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हेडिंग डालना लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी। सबसे पहले हमें फर्स्ट लॉ के बारे में पता है कि फर्स्ट लॉ इज क्या था, तो हमें इसके बारे में पता चल चुका है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि हमने जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले एक और चीज बोल दी, जैसे हीट ट्रांसफर होती है। हीट, एक और बात सुनना, हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है। हमें अभी पता है कि हीट हमारी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है। ऐसे तो हीट ट्रांसफर होती है कि अगर तुम्हारी चाय का कप गर्म है और बाहर ठंडा है, तो चाय से जो हीट है वो बाहर चली जाएगी, जिसकी वजह से चाय का कप ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ नहीं बता पाए थे कि कब तक ये हीट ट्रांसफर होगी ये, और डायरेक्शन क्या होगी। हमें अभी पता है कि ये हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होती है। उस टाइम पे हमें नहीं पता था, उस टाइम पे हमें सोचा कि लो से हाई की तरफ भी हो सकती थी। हमें इसके बारे में फर्स्ट लॉ ने कुछ चीज़ नहीं बताई थी। अब आपका सवाल आएगा कि सर जीरोथ लॉ तो था, ये चीज़ तो जीरोथ लॉ ने बताई थी, और जीरो लॉ तो फर्स्ट लॉ से पहले आना चाहिए था। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले जब थर्मोडायनेमिक स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया था। कौन सा लॉ आया था? फर्स्ट लॉ आया था। इसके बाद जाके सेकंड लॉ आया था। इसके बाद जाके आया था ये वाला लॉ कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। इसके बाद आया था। लेकिन ये जो लॉ था ना, इसको हमने थर्ड लॉ इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये जो नियम है ये फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट लॉ में एनर्जी इंटर कन्वर्जन को ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि हीट भी फ्लो होती है। तो इसलिए हमने इसको इससे पहले जीरोथ लॉ के नाम से जाना गया, बट एक्चुअल में जीरोथ लॉ सेकंड लॉ के बाद आया था।
तो इसलिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारी ये बात है कि फर्स्ट लॉ जब जिस टाइम पे दिया गया था, हमें इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए ये भी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी कि फर्स्ट लॉ ने बताया ही नहीं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है, लो से आई या हाई से लो। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, पहला पॉइंट नंबर 1 लिमिटेशन में कि इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये हीट के फ्लो की डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पाया था। हमें तो पता है कि ये चीज तुम्हारे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, ये हमें अब पता है। अभी आप इस तरीके से मत समझिए कि हमें तो पता है, आप इस तरीके से समझिए कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे 1800 के टाइम की बात है, उस टाइम में जब थर्मोडायनेमिक बनाई गई थी, उस टाइम पे थोड़ी पता था। तो तब भी ये भी एक क्या है, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है। जिस टाइम पे जो इतना लॉ देखता है ना, उससे बहुत सारे सवाल होते हैं, अगर वो सब बता पा रहा है तो वो ठीक है, नहीं तो उसकी लिमिटेशन आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो लॉ गलत है, वो लॉ सही है, बट वो सब चीजें नहीं बता पा रहा है, इस कारण बस उसमें क्या आती है, लिमिटेशन आती है। तो पहली चीज तो हो गई कि ये नहीं बता पाया था कि डायरेक्शन क्या है, फ्लो ऑफ हीट कितनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये भी नहीं बता पाया था, हमने जैसे बोला कि हीट एनर्जी हमारी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बट ये इतना नहीं बताया कि कितने अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। इसके बारे में ये फर्स्ट लॉ कोई भी चीज नहीं दिया पाया कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट होगी हमारे किसमें, वर्क में। तो इसका जो सेकंड जो वो था, क्या कह सकते हैं, सेकंड हमारा जो लिमिटेशन थी वो ये थी, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द feasibility of conversion of energy, या एक्सटेंड, ऐसे कह सकते हैं, फिजिबिलिटी का एक्सटेंड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहा सकता था, एक्सटेंड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कितनी एक्सटेंट तक एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म पे। कोई टाइम तो आएगा कि ऐसा थोड़ी कि 100% एनर्जी 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये स्पेसिफाई नहीं कर पाया था फर्स्ट लॉ की कितनी अमाउंट होगी। तो ये दूसरा क्या था, एक तुम्हारा लिमिटेशन था किसका, फर्स्ट लॉ का, कि ये सारी चीजें नहीं बता पाया था। तीसरी चीज ये नहीं बता पाया था, अगर आपको याद हो, जब हमने थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट पार्ट शुरू किया था, उस पॉइंट में मैंने एक हेडिंग लिखाई थी, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन क्या है। एक एप्लीकेशन तो थी कि फिजिबिलिटी बता रहा था, फर्स्ट लॉ भी बता ही नहीं पाया था। एक और एप्लीकेशन थी कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता था। वो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, अब चलो अभी कुछ देर बाद इसको भी डिस्कस कर लेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। ऐसे अगर मैं नॉर्मल अभी बताऊँ तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो थ्रू आउट द रिएक्शन उनको हम बार बार एनर्जी नहीं देते हैं उन्हें कन्वर्ट करने में। मतलब स्टार्टिंग में एक इनिशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो वो थ्रू आउट ओवरऑल खुद ही हो जाएगी। इसके अदर साइड हम देखिए तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसको हमें कन्वर्ट करना है तो हम थ्रू आउट पूरी प्रोसेस में उसे एनर्जी देती रहनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अभी हम जब ये डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। तो तीसरी चीज यही है कि ये नहीं बता पाया था कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो तीसरी ये भी है कि whether the process it does not indicate whether the process is spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये भी नहीं बता पाया था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कि खुद से होगी या खुद से नहीं होगी, हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके बारे में भी स्पेसिफाई नहीं कर पाया था। ये तो 3 लिमिटेशन होगी। अगली जो लिमिटेशन इसकी है वो ये थी कि हमने जब फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने 2 ही चीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी इंटरनल एनर्जी U, एक पढ़ी थी एंथैल्पी H। बट हमें पता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस यूनिवर्स के सबसे डरावनी चीज भी कहा जाती है वो थी ये S, कॉल्ड एज एंट्रोपी। एक फैक्ट है कि जिन भी साइंटिस्ट ने, मैक्सिमम साइंटिस्ट जिन्होंने थर्मोडायनेमिक में स्टडी करी है,
मैक्सिमम लोगों ने अपना सुसाइड करके ही उन्होंने अपनी को ख़त्म किया, आधे ज़्यादा लोगों ने अपनी आत्महत्या ही करके अपने को ख़त्म किया जिन्होंने थर्मोडाइनमिक्स को लिए। सबका कारण था ये सब एंट्रोपी। कहा जाता है कि एक बार एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होगी वो या तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी या जीरो जाएगी, ऐसा कुछ कहा जाता है कि एंट्रोपी। तो एंट्रोपी वन ऑफ द रैंडमनेस है, इसके बारे में हमें पढ़ने हैं, अभी सेकंड लॉ बताता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स में बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट लॉ इसके बारे में भी नहीं बता पाया था कि ये क्या चीज़ है। तो इसका चौथा लिमिटेशन ये आएगा, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट एंट्रोपी। ये एंट्रोपी का भी आइडिया नहीं दे पाएगा कि एंट्रोपी किस तरीके की चीज़ है, ये इसके बारे में आइडिया नहीं दे पाएगा। बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है एंट्रोपी यूनिवर्स को समझने के लिए। अगर कहते हैं कि अगर हमें इस यूनिवर्स को समझना है तो सबसे पहले हमें एंट्रोपी को समझना पड़ेगा। बट फर्स्ट लॉ इसके बारे में डिटेल नहीं दे पाया था कि ये क्या होती है। ठीक है, ये तो 4 हो गए। अगर हम एक और की बात करें तो ये लिख सकते हैं, ये भी एक टाइप का है कि डज नॉट गिव रीजन ऑफ वाई सम प्रोसेस आर इर्रिवर्सिबल। अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस को अगर हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, बी से ए भी आ सकते हैं, बी से ए भी आ सकते हैं, बट कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें बी से ए नहीं आ सकते। अब पूछा गया फर्स्ट लॉ से कि बताओ ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज़ भी ये नहीं बता पाया कि फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्रोसेस क्या होती है इरिवर्सिबल होती है और कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। तो ये कारण फर्स्ट लॉ नहीं दे पाया। तो ये 5 लिमिटेशन है किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इसी को प्रूव करने के लिए अब इसमें एक शब्द आता है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इनके बारे में भी हम समझ जाते हैं। अगले में डालना स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है इसको समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। तो जनरली ऐसी प्रोसेसेस अगर मैं बताऊं कि जो बिना किसी मतलब हल्के से या तो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से या हल्के से इनिशिएशन से ही स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ऐसी प्रोसेस जिनको हम थ्रू आउट द प्रोसेस पूरी एनर्जी देनी पड़ती है उनको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो अगर एक ऐसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की, एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस which can कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यार, तो छोड़ो। A physical or chemical process which can occur by its own, या तो खुद से हो जाती है और by a small proper initiation, या तो वो होती है तो बस एक छोटा सा प्रॉपर इनिशिएशन अगर हम देते हैं तो वो खुद ही हो जाती है। तो उन प्रोसेस को कहा जाता है क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब एग्जांपल देते हैं, प्रॉपर एग्जांपल हो सकता है इसका बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को जलाएं तो स्टार्टिंग में खाली हमें खाली इनिशिएशन देना होता है, बाकी वो खुद ही जल जाता है। अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, इनकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये शॉर्ट नोट में आपके इसमें आ सकता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को समझाओ 3 मार्क्स में, तो आप ऐसे समझा सकते हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसी का उल्टा होती है कि ऐसी हर एक ऐसी रिएक्शन जिसको हमें थ्रू आउट द प्रोसेस एनर्जी देनी पड़ती है, वो खुद से नहीं जाएगी। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन सोचे तो एनी फिजिकल प्रोसेस, एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस which occur with the help of external agent, अगर वो एक्सटर्नल एजेंट के बिना वो प्रोसेस नहीं होती है।
इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इनको कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हमने पढ़ा है ना कि जो क्या होती है, जो हीट होती है, हीट होती है, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अगर हमें लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कराना पड़े तब क्या करना पड़ेगा? फ्रिज ऐसे ही काम करता है। चलो फ्रिज कैसे काम करता है कभी बाद में समझाऊंगा। पर फ्रिज में होता तो ये ना कि गर्म, खाने की गर्मी होती है, खाना ठंडा होता है और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। खाने की टेम्परेचर मान लेते हैं 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर मौसम लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वापस से 8 से 7 हो जाता है। तो बाहर का जो अगर तुम फ्रिज के पीछे देखो तो वो बढ़ जाता है, ये 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो कैसे होती है? तो इसका होता है हेल्प ऑफ कंडेंसर। एक हथियार लगा होता है जिसको कहते हैं कंडेंसर, उसके हेल्प से। अब ये हो कैसे रहा है वो कभी बाद में टाइम होगा तो मैं समझाऊंगा, लेकिन एग्जांपल हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। तो यहाँ पे तो हमें एक्सटर्नल मोटर कंडेंसर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो ये शॉर्ट नोट आ सकता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का, इसको मैंने छोटा सा यहाँ पे करा दिया। अभी आपको ध्यान इधर देना है, इस वाली स्लाइड में। ये है मेन स्लाइड, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। क्या लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की? ये पांचों क्योंकि अगर आएगा ना कि यार सेकंड लॉ का एक्सप्लेन करो तो आपको पहले फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन समझानी पड़ेगी कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन आती क्यों सेकंड लॉ आया। तो पहले लिमिटेशन बतानी चाहिए। पहली चीज, इट डज नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हमें अभी पता है कि और से कोल्ड हो जाता है, बट हमें उस टाइम पे नहीं पता था, तो ये भी ज्यादा लिमिटेशन थी। इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट फीजिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट, या एक्सटेंड ऑफ कितने तक कन्वर्जन होगा तुम्हारी एनर्जी का, ये भी वो चीज नहीं पता। इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में ये चीज नहीं पता। इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट एंट्रोपी, एंट्रोपी का कोई आइडिया नहीं दे पाएगा। और इट डज नॉट गिव रीजन ऑफ व्हाई सम प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, कुछ प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल होती है, इसका भी जवाब नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये थी सेकंड फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन। लेकिन कभी भी बहाने बनाने से अच्छा रिजल्ट आना जरूरी होता है। तो लिमिटेशन तो थी, तो लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए नया लॉ लाया गया जो कि था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ना कोई एक आदमी ने दिया था, मैंने बोला था ना हुआ क्या था, जब एक टाइम पे लहर ही आ गई थी थर्मोडायनेमिक्स की, धड़ 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 थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे सब सारे साइंटिस्ट। 1750 से 1850 तक का जो टाइम था ना वो थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई साइंटिस्ट जो था थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहा था। अब जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा था तो हुआ ये, तो सबने कुछ ना कुछ लॉ किया। तो 4 आदमी थे, ऐसे हाँ 4 थे जिन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए स्टेटमेंट दी। वो 4 स्टेटमेंट को जब मिक्स किया जाता है ना, उसी 4 स्टेटमेंट के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और वो कौन कौन थे? सबसे पहले आए थे क्लॉसियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के। स्टेटमेंट से क्या दी मेरे को तो आज तक समझ नहीं आता। स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट ये कहती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं इसकी स्टेटमेंट किसी ने दी, स्टेटमेंट किसी ने दी, क्या नहीं कर सकते इसकी स्टेटमेंट चारों ने दी है। तो ऐसा ही है, क्लॉसियस ने अपनी स्टेटमेंट दी है। फिर प्लांक वैसा है, फिर कहना है प्लांक ने कहा कि किस स्टेटमेंट, प्लांक ने भी इन सब लिमिटेशन को देखते हुए प्लांक ने भी क्या दी, अपनी स्टेटमेंट दी। क्या ठीक है नहीं, फिर उससे पहले केल्विन है, पहले आई केल्विन वैसा भाई जिन्होंने केल्विन स्केल बनाई थी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। फिर प्लांक वैसा ने क्या, कोलैबोरेशन किसके साथ, केल्विन वैसा के साथ। तो एक ऐसी उन्होंने कहा मिक्स, दोनों यू नो द केमिस्ट्री आई नो द बिजनेस फिजिक्स वाला डायलॉग मारा और उन दोनों ने की कोलैबोरेशन और एक नया लॉ निकाल दिया, एक नया स्टेटमेंट निकाल दिया। इसको क्या गया, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। वो दोनों के दिया था, केल्विन ने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, केल्विन ने प्लांक से साथ मिलकर भी स्टेटमेंट दिया था। और उसके बाद एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी इस क्लास के लिए, जो है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट ने एक थ्योरम दी थी जिसके बिहाफ में उसने बनाया था हीट इंजन, जिसके बिहाफ उसने बनाया था कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट होने है, नेक्स्ट लेक्चर कार्नोट साइकिल के ऊपर ही होने वाला है। ये जो कार्नोट थ्योरम शब्द आएगा ना, ये अभी तो मैं समझ नहीं आएगा, जब मैं इसे हीट इंजन बनाऊंगा इसी लेक्चर में हीट इंजन भी समझा दूंगा और तब जाके तुम्हें कार्नोट थ्योरम समझ आएगी ये चीज़ होती क्या है। तो 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है और चारों स्टेटमेंट समझ के हम पूरा का पूरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे तो आपको चारों स्टेटमेंट लिखनी ही पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जानना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, ठीक है। 4 स्टेटमेंट, क्लॉसियस, केल्विन, प्लांक केल्विन और तुम्हारी कार्नोट। तो सबसे नंबर 1 लिख सकते हो देयर आर सेवरल स्टेटमेंट देयर आर सेवरल स्टेटमेंट फॉर गिवन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट आती है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब की स्टेटमेंट दिया, सबने कहा कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो डायलॉग थी ना, जब मैंने एक लिमिटेशन बोली थी, कौन सी लिमिटेशन थी? आई थिंक पहली थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वाली, कि तुम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक नहीं मिल सकते हो। हाँ, डायरेक्शन वाला पहले तो लिमिटेशन थी कि डायरेक्शन हमें नहीं बताती हॉट और कोल्ड बॉडी वाली। इसका जवाब क्लॉसियस वैसा मिला। क्लॉसियस वैसा ने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट इट डज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम colder body to hot body, कि ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक क्या ये चीज ट्रांसफर कर दो। पूरा स्टेटमेंट विथाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के बिना तुम कभी भी लोअर कोल्डर ठंडी जगह में से गर्म जगह में हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम कब गर्म कप चाय की लेके आए, चाय थोड़ी देर बाद थोड़ी ज्यादा गर्म हो गई, आसपास ज्यादा ठंडा हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से तुम कभी एक ट्रांसफर कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी में कर ही नहीं सकते हो। किसका? हीट का। ये था पहला स्टेटमेंट किस भाई साहब का? हमारे क्लॉसियस भाई साहब का। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझे? नॉट पॉसिबल वाली चीजें करेंगे। इसके बाद है हमारे केल्विन भाई साहब, जिनके बारे में तो बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ना है। इनकी केल्विन स्केल भी पढ़नी है कि क्या है केल्विन स्केल। ठीक है, फिर आए हमारे केल्विन भाई साहब, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी केल्विन स्टेटमेंट। उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि नहीं पॉसिबल, कि ये चीज नहीं पॉसिबल। उन्होंने क्या पॉसिबल नहीं है कहा? तो उन्होंने कहा कि देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है पता है? अगर एक प्रोसेस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, बी पॉइंट पे गई है, सी पॉइंट पे गई है, डी पॉइंट पे गई है और वापस ये आ गई है, पूरी साइकिल हो गई है। तो अब हमें लगता था कि जब कोई प्रोसेस साइक्लिक हो रही है तो पूरा का पूरा वही रहेगा नॉर्मल सिस्टम जैसा ए पहले था वैसा ही रहेगा। लेकिन एक्चुअल होता क्या था कि कभी भी तुम कोई साइक्लिक प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे सराउंडिंग में कोई ना कोई चीज नहीं आ सकती। सराउंडिंग में चेंज आने का मतलब अगर तुम्हें पता है ना कि सराउंडिंग में 2 चीजें होती है, पहला होता है सिस्टम और दूसरा उसके आसपास होता है सराउंडिंग। ठीक है, अगर साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम के अंदर होगी, अब जो अंदर प्रोसेस हो गया इससे कुछ ना कुछ असर कहाँ पड़ेगा? सराउंडिंग में पड़ेगा। सराउंडिंग में कुछ ना कुछ असर पक्का पड़ेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या टेम्परेचर घट जाएगा, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन सराउंडिंग में पक्का ही आएगी। तो केल्विन भाई साहब ने कहा कि तुम ये फ्लक्चुएशन, ये चेंजेस सराउंडिंग में नहीं करे बिना तुम कभी भी साइक्लिक प्रोसेस को नहीं कर सकते, ये चेंजेस हमेशा ही आएंगे। तो केल्विन भाई साहब की जो स्टेटमेंट थी वो थी कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि इट इज नॉट पॉसिबल। अब एक जैसे होता है ना, जैसे साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस तो होता क्या है कि हमारे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो होता है वो सेम होता है। तो हमें लगता है कि यार हमारे सिस्टम के अंदर तो कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि ए पहले भी वही था बाद में भी वही है, तो हम सोचते हैं कि सर सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, सिस्टम में नहीं आया तो। लेकिन केल्विन भाई साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है। तो कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्या लिख सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द साइक्लिक प्रोसेस विथाउट एनी चेंजेस
इन सराउंडिंग, कि तुम कभी भी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस नहीं कर सकते हो बिना सराउंडिंग में कोई ना कोई चीज़ें चेंज करें। चेंज तो होगी, पक्का होगी, गारंटी होगी, लेकिन इसके बिना ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। तो ये किसने कहा? केल्विन बाय साहब ने। ये स्टेटमेंट भी किसका है? सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ का कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, 4 स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट। फिर हुआ कोलैबोरेशन। क्या हुआ? कोलैबोरेशन। किसके इसमें? केल्विन और प्लांक के इसमें, जिससे तीसरी स्टेटमेंट आई केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक केल्विन स्टेटमेंट भी कहते हैं, और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो भी हो, केल्विन प्लांक स्टेट, ये है तीसरी स्टेटमेंट। ठीक है, ये कोलैबोरेशन क्या है किसके इसमें? केल्विन बाय साहब और प्लांक। प्लांक तो भाई साहब क्या आदमी है, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का या क्या धंधा रहते हैं। प्लांक प्लांक कांस्टेंट जैसे प्लांक कांस्टेंट बहुत काम आता है। ठीक है, छोड़ो, प्लांक कांस्टेंट की बात करेंगे हम। इसकी स्टेबिलिटी देखो, बात अभी भी है कि इनकी जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी क्या है, संबंधित, थोड़ी सी संबंधित। अब इसको तो इस स्टेटमेंट को समझने पहले थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में समझना पड़ेगा। अभी मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, समझाऊंगा मैं कब? हीट इंजन। मैं यहाँ पे इस जगह भी हीट इंजन बनाऊंगा और यहाँ पे वो स्टेटमेंट समझाऊंगा। ध्यान सुनना, ठीक है? हीट इंजन समझने के बाद तुम ये स्टेटमेंट समझोगे। मैं खाली लिखा देता हूँ। क्या है स्टेटमेंट? कहती है कि इट इज नॉट पॉसिबल एनी for any working substance, it is not possible for any working substance to convert heat into work with only one reservoir. It need two different reservoir in two different temperature. ठीक है, one should in higher temperature and one in lower temperature. ये थी किसकी? केल्विन प्लांक बाय साहब की स्टेटमेंट। ये किसकी थी? केल्विन प्लांक बाय साहब की स्टेटमेंट। मुझे पता है सब चीज बाउंसर पड़ी है, तुम्हें एक शब्द समझ नहीं आया तो क्या सर वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट, रिजर्वियर क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर की रिजर्वियर क्या होता है, 2 मिनट को सब समझ आएगा। इसी स्टेटमेंट को भी थोड़ी देर बाद समझ सकता हूँ। चौथी स्टेटमेंट की पढ़ते हैं। तीसरी चौथी स्टेटमेंट जब ये हीट इंजन समझ लोगे ना तब तुम्हें समझ आएगी। ठीक है, अभी क्या मतलब है, हम ये सिंपल मतलब है कि हीट और वर्क को अगर हमें कोई ऐसा वर्किंग सिस्टम मतलब ऐसा इंजन बनाना है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करें, तो सिर्फ एक रिजर्वर से काम नहीं चलेगा, हमें 2 रिजर्वर की ज्यादा जरूरत होगी, जिसमें से एक हाई टेम्परेचर होना चाहिए, एक लोअर में। रिजर्वर क्या होता है, ये अभी हीट इंजन में समझ जाएगा। इसके बाद है हमारे कार्नोट वैसा कार्नोट थ्योरम। ये कार्नोट थ्योरम भी किसके अंदर आती है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, कार्नोट थ्योरम कहते हैं भाई, कार्नोट थ्योरम का प्रूफ आता है, हाँ, और बड़ा तगड़ा प्रूफ है। कार्नोट थ्योरम कहती है कि ओके वेदर द, ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। देखो, ये जब तक तुम हीट इंजन नहीं समझोगे ना, तुम ये 2 स्टेटमेंट नहीं समझोगे। तो यहाँ पे भी पहले मैं 2 स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, फिर मैं इस जगह पे हीट इंजन समझाऊंगा, फिर तुम्हें ये 2 स्टेटमेंट पूरी समझ आएगी। तब स्टेटमेंट लिख लो कि वेदर द नेचर ऑफ working substance, whether the nature of working substance the efficiency of engine, ब्रैकेट में हीट इंजन की बात चल यहाँ पे, ये है, हाँ, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन रिमेन कांस्टेंट if the temperature of source and sink is constant.
नॉट सेम ये कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता वर्किंग सब्सटेंस की नेचर से, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ भी था यहाँ भी था, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा टाइप का है। इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ डिपेंड करेगी कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब आता है मेन सवाल कि क्या मतलब हुआ इन दो स्टेटमेंट। इन दो स्टेटमेंट का तो मतलब आया ना समझ। अगर इन दोनों आ गया तो बहुत सिंपल है। पहला क्या था कि तुम कभी भी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ क्या नहीं कर सकते, हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये था हमारे क्लॉसेस का स्टेटमेंट। तो केल्विन का सिंपल स्टेटमेंट है कि कभी तुम किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को बिना सराउंडिंग में कुछ चीज करे तुम कहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, तीसरा होता समझ नहीं आता। ठीक है ना, लिख दिया तुमने, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालना हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। हीट इंजन अगर एक बार आपको समझ आ गया तो ये तीसरी स्टेटमेंट चौथी स्टेटमेंट तुम समझेंगे। तो हेडिंग डालना हीट इंजन। हीट इंजन सबसे नाम से ही समझ आ रहा है हीट इंजन होता क्या है। ये एक ऐसा टाइप का इंजन होता है जो कि क्या कन्वर्ट करता है, हमारे हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। इट इज अ टाइप ऑफ इंजन, इट इज अ टाइप ऑफ इंजन which convert heat into work। हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, इसको कहते हैं इंजन। इसमें तीन चीजें होती है। इट कंसिस्ट थ्री थिंग्स। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है हॉटर रिजर्वियर। रिजर्वियर होता क्या सब सुनना, जिसको हम कहते हैं सोर्स। दूसरी आती है कोल्डर रिजर्वियर, जिसको हम कहते हैं सिंक। और तीसरी आती है वर्किंग सब्सटेंस। और इन्हीं तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा हीट इंजन बनता है। अब चीजें समझना क्या क्या ये होता है, क्या है सब सिस्टम समझाता हूँ, ध्यान सुनिए क्या होता है। हीट इंजन काम क्या करता है पता चला। हीट इंजन का काम होता है कि बस हीट एनर्जी को किस पर कन्वर्ट करना है, वर्क एनर्जी में। ठीक है, बात समझ में। तो हीट इंजन होगा, ये मान लेते हैं वर्किंग सब्सटेंस जो ये काम कर रहे हैं। ये क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है जो कि वो काम कर रहा है, हीट ले रहा है और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। अब हीट ले रहा है, इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट क्यों, हीट चाहिए। अब हीट कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगी, कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगी, ऐसे थोड़ी हीट आएगी। तो हीट कहाँ से आएगी, रिजर्वियर सुना है अगर होता है कि बहुत बड़ा पानी का रिजर्वर है पहाड़ों में, रिजर्वियर होता है। रिजर्वियर का मतलब होता है जलाशय, मतलब ऐसी जगह ऐसी चीज जिसमें बहुत बड़ा क्या हो, बहुत सारी चीजें हो। वो किसी का भी होता है, पानी का हो सकता है, किसी का होता है। हीट रिजर्वियर का मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो, हीट। तो ये है हमारा हीट रिजर्वियर, जिसको हम कहते हैं सोर्स। सोर्स जहाँ से हम चीजें लेते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से क्या है, हीट को लेता है। वर्किंग सब्सटेंस सोर्स क्या लेता है, हीट को लेता है। अब हमें तो पता है पहला नियम कि हमेशा हीट कहाँ से आ जाती है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी। तो इसलिए सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। तभी तो यहाँ से यहाँ हीट इजिली क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस की तरफ हीट जाएगी। हीट जाके क्या कन्वर्ट करेगा इसको वर्क में, इसलिए हीट ली वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब क्या हीट इंजन खत्म हो गया तो जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, सुना। एक लॉ कहते हैं कि कभी भी तुम 100% हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तुमने अगर मान लो 100% हीट ली, तुम 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत कम कर सकते हो, 10-20% से ज़्यादा कोई नहीं कर पाता है। तो यहाँ से अगर 100% हीट लेना, 20% ही वर्क डन होगा, इतना 80% वर्क हीट गायब होगी। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इसने इसे 100% हीट दे दी, इसने उसका 20% वर्क बना दिया। ठीक है, 100% हीट ले ली और इसने इसका 20% क्या बना दिया, वर्क बना दिया। बचा कितना, 80%। 80% कहाँ जाएगा, वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि ये कोल्डर है, ये हॉटर है, वापस जा नहीं सकता। तो दिक्कत आ गई ना, 80% कहाँ जाएगा, 80% जा नहीं सकता क्योंकि वो वर्किंग सब्सटेंस 80% को तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, उसे कहीं ना कहीं तो भेजते हैं। यही नियम तो कहता है, यही तो है तीसरा स्टेटमेंट कि कोई भी वर्किंग स्टेटमेंट हीट को वर्क में कन्वर्ट तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास एक ही रिजर्वियर है। मतलब हीट का रखने की जगह एक ही है, तब तो वो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास जो बची हुई हीट आएगी वो जाएगी कहाँ, सवाल तो ये है। तो इसीलिए अब ये बची हुई हीट को भेजने के लिए हम एक और दो रिजर्वियर लेते हैं, जिसका एक होता है कोल्डर रिजर्वियर जो इसके आगे लगा होता है,
इसको हम कहते हैं सिंक। जो होता है घर में सिंक होता है, सिंक में फालतू चीजें सब चल जाती है, तो इसको कहते हैं सिंक। जहाँ पे जो फालतू की 80% हीट है, अगर मैं Q1 कहता हूँ, ये जो फालतू की 80% Q2 हीट है ये जाती है और इसका टेम्परेचर कोल्डर होता है, तभी तो हॉट से कोल्ड तक ट्रांसफर हो पाएगा। यही तो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कह रहा है कि कभी भी कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हीट को वर्क में तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तो उसके पास सिर्फ एक हो, क्योंकि एक ही होगा तो बची हुई हीट को कहाँ ट्रांसफर करेगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। इसलिए हमें दो डिफरेंट रिजर्वायर की चाहिए होता है, वो भी दो डिफरेंट टेम्परेचर में, क्योंकि अगर टेम्परेचर इन दोनों का मान लो बराबर है तो अगर यहाँ से यहाँ नहीं भेज पा रहा तो यहाँ से यहाँ भी कैसे भेजेगा। तो दो डिफरेंट में, एक वन शुड इन हायर टेम्परेचर, एक हायर टेम्परेचर होना चाहिए और जिसका मान लेते हैं T1 टेम्परेचर में, और वन शुड इन T2 मतलब लोअर टेम्परेचर में। तो T1 जो होना चाहिए वो T2 से बड़ा होना चाहिए, ये बात आती है। यही तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है, यही तो कह रहा है कौन, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब समझ आई बात कि क्या था, इसलिए मैंने कहा था 2 मिनट को हीट इंजन जैसे समझोगे तो मैं पता कर जाएगा कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कह ही यही रहा है कि वैसा कि तुम एक ही हीट रिजर्वायर से 100% वर्क में कन्वर्ट करेंगे, इंजन काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने बताया ना, तुम 100% हीट ले रहे हो, उसका 20% जो तुम वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हो, 80% का एनर्जी का कहाँ क्या जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो तो खराब कर देगा इंजन को। इसलिए दूसरा रिजर्वायर होना बहुत जरूरी है जिसका टेम्परेचर कम हो, जहाँ पे वो फालतू की बची हीट जा पाए। आया बस आया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझे, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया। ये वैसा क्या कह रहे हैं, कार्नोट थ्योरम देख रहे हैं, ये बड़ी तगड़ी चीज है कार्नोट। यहाँ पर आता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ये आता है। अब इसका मतलब क्या है, ये कार्नोट थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी बाद में समझोगे आ जाएगा। देखो हमें बताया 3 चीज, वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स और सिंक। ये क्या कह रहे हैं, वेदर द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये चाहे किस नेचर को, मतलब ये कैसा भी हो, कि कौन सी भी इंजन का हो, ये मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इस चीज़ में फर्क नहीं पड़ता। क्या एफिशिएंसी, तो बताए गाड़ी की एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी यही होती है कि वो कितने % हीट ले रहा है, उसमें से कितना वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है निकालने का। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दोगे तो क्या दिक्कत आ रही है, ध्यान सुनना। वर्किंग सब्सटेंस है, वो कितना हीट ले रहा है और कितना कन्वर्ट कर रहा है, ये उसे इंजन की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट ले रहा होगा तो उसमें से बहुत ज़्यादातर अमाउंटों को वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा होगा। हमारे पंखों की एफिशिएंसी सिर्फ 10% होती है, अगर वो 100% इलेक्ट्रिसिटी ले रहे तो सिर्फ 10% ही कन्वर्ट कर पा रहे, बाकी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कुछ क्या कह रहे हैं कि वेदर हमें वर्किंग सब्सटेंस नेचर से फर्क नहीं पड़ता, ये जो एफिशिएंसी होगी हीट इंजन की ये कांस्टेंट रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। कब तक, जब ये सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनका अगर तुम टेम्परेचर नहीं बदलते हो। फॉर्मूला क्या है, ईटा एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। T2 होता है सिंक का टेम्परेचर, T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर, ये होता है फॉर्मूला। क्या इसमें कभी तुम्हें वर्किंग सब्सटेंस दिख रहा है कि ये कौन सा ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको अगर ऐसा समझना है ना, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है समझो। अगर मैं 100 इंजन ले लूँ, कितने इंजन ले लूँ, 100 इंजन, जिसमें मैंने सबके अलग अलग वर्किंग सब्सटेंस लगा है। 100 इंजन लिए है, सबका वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है, एक नहीं है, सब में अलग अलग वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन मैंने उनके सोर्स और उनके सिंक का टेम्परेचर बराबर रख लिया है, मतलब हर के सोर्स का टेम्परेचर, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर बराबर नहीं है, सबके सोर्स का टेम्परेचर इक्वल है और सबके सिंक का टेम्परेचर इक्वल है। मतलब अगर सोर्स मान लेते हैं 400 डिग्री सेल्सियस में है तो 400 सबका 400 ही है, और सिंक का 100 डिग्री सेल्सियस में तो सबका 100 ही डिग्री सेल्सियस में, मतलब सबका सोर्स का टेम्परेचर इक्वल है और सबका सिंक का टेम्परेचर इक्वल है, वर्किंग सब्सटेंस सब अलग अलग है। तो कार्नोट भाई साहब ने कहा कि सबकी एफिशिएंसी इक्वल होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता वर्किंग सब्सटेंस, ये इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। ये क्या चीज़ है, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर, इसलिए इसका फॉर्मूला आता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है वर्किंग सब्सटेंस का, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या है एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि सिंक का टेम्परेचर कितना है, सोर्स का टेम्परेचर कितना है। तो यही चीज कह रहा है कि नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस चाहे जो भी हो, एफिशिएंसी ऑफ इंजन तब तक कांस्टेंट रहेगी, तब तक चेंज नहीं होगी जब तक सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। चारों स्टेटमेंट समझ आ गई और हीट इंजन समझ आ गया। अब अगले लेक्चर में पढ़ना है कार्नोट साइकिल, बड़ी खतरनाक साइकिल है, उससे बनने वाले अगले लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 15 मार्क्स में आता है, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो ये था थर्मोडायनेमिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 1, जहाँ हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। उसके बाद पढ़ी हमने सेकंड लॉ, बीच में हमने छोटा सा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, और हमने पढ़ दिया था हीट इंजन। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। आज का लेक्चर इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।